जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को यहाँ पे फुल वॉच करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अर्थात किस आर्टिकल में आपातकाल का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, अनुच्छेद 352। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी डेट भी क्लियर होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे 352 कब लागू किया जाता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो यहाँ पे आपातकाल 352 लागू होगा और इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा साथियों करेगा राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेगा? इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो डेट याद रखिएगा 1928 काफी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। और कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और प्रांतीय सरकार ने क्या किया था कि किसानों को लगान में क्या किया था कि 22% की वृद्धि कर दी थी। ठीक है, 22% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा। देखिए पे बाल गंगाधर तिलक राइट ऑप्शन होगा। और हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने क्या है कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसकी स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 में, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय उपद्रव या अशांति का जनक भी कहा है। ठीक है, किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। तो डेट याद रखिएगा 1916 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। होम रूल की आंदोलन की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर होगा, ऑप्शन बी को नोट कर लेना। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो फ्रेंड, ये भी कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पश्चिमी घाट, यानी अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो है पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, और ये 1600 किलोमीटर लंबी है। ये याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, सेफ्टी लैंप। ठीक है, सेफ्टी लैंप का ऑप्शन सी यहाँ पे नोट कर लेना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? फॉर द एग्जांपल, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता संतुलन। देखिए, उपभोक्ता संतुलन से क्या है कि विश्राम की स्थिति और न बदलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हालांकि ये आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे। यूपी पुलिस के लिए इतना काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। साथियों, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट तो कर ही सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, कमेंट करके आप हमें बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ठीक है, ला नीना नाम सुना होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलते हैं। ये करता क्या कि जल का तापमान कम कर देता है। ठीक है, ला नीना क्या है कि एक प्रतिसागरीय धारा है और इसका क्या है, आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए ला नीनो का प्रभाव कभी होगा? जब एल नीनो का प्रभाव क्या है, समाप्त हो जाएगा साथियों। ठीक है, एल नीनो का प्रभाव क्या है, ये समाप्त हो जाए, उसी के बाद ला नीनो का प्रभाव होता है। करता क्या है कि जल का तापमान कम कर देता है
यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? ठीक है, दालचीनी एक प्रकार की लकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, देखिए छाल से। देखिए दालचीनी का अगर हम वास्तविक नाम करें तो ये है सिनामोम वैरम। ये एक छोटा सदाबहार पेड़ है। कैसा है साथियों? ये है सदाबहार पेड़ है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता तो ये सदाबहार पेड़ है और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 10 से 15 मीटर की होती है, ठीक है। और ये श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है ये दक्षिण भारत में। अगर बात करें इंडिया की तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसमें एक अलग ही खुशबू होती है जो कि इसे गरम मसालों की श्रेणी में रखते हैं। और पौधे की छाल से ही हम दालचीनी प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर है। ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हार्मोन्स। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है। देखिए एक बात बता दें कि ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है। नोट करते चलिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। और एक बुक ले लीजिए जिसपे आप इस क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, अगर हम यहाँ ऊपर से देखें तो पानी का टैंक क्या है? उथला हुआ हमें कुछ नजर सा आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही क्या है कि तालाब भी उतला दिखाई देता है, ठीक है। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाल प्लस हरा रंग मिला दे कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पीला कलर हमें मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित थी? सो फ्रेंड, ये तो कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं। यहाँ पे कथक राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माइकल क्लार्क, ठीक है। देखिए माइकल क्लार्क ये कहाँ के थे? ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे माइकल क्लार्क। इनकी जीवनी है माई स्टोरी, ओके। चलिए फिलहाल ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, चीन। चीन देखिए सार्क का सदस्य नहीं है। अगर हम बात करें सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1984 को। फ्रेंड डेट याद रखिएगा, 1984 को सार्क की स्थापना हुई थी। देखिए माफ करिएगा, सॉरी, यहाँ पे 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसमें है देखिए सबसे पहले तो है भारत, ठीक है, भारत हो गया। इसके बाद है पाकिस्तान है, और साथ में है इसके बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भी है। श्रीलंका को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आएगा नेपाल प्लस मालदीव, साथियों याद रखना मालदीव भी इसमें शामिल है, और भूटान, ठीक है साथियों, भूटान को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, यही क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेगा, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रथम गवर्नर थे सर आशबार्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर कौन थे?
यहाँ पे आसबार्न स्मिथ थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेमाचेरी कुन्हीर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखित नर्तक हैं? सो फ्रेंड अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, कथकली राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और कथकली नृत्य का संबंध भाई साहब कहां से है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये है आपके केरल राज्य से। ठीक है, कहां से साथियों? केरल राज्य से इसका संबंध है। ओके, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, इसका मतदान जो है वो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, प्रेजेंट टाइम क्या है? ये चल रहा है प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है आपके री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? देखिए जब भी आपके री एग्जाम होंगे, ठीक है, री एग्जाम होंगे तो आपके क्वेश्चन क्या है वो हाई पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। तो साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी के साथ अयंगर, ठीक है, इनका नाम है सैनम अयंगर, ये उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, भारत में पहली लोकसभा के ये उपसभापति थे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक है, इसका संबंध है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, किसका होता है साथियों? ये होता है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में। फिलहाल ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीरिया की राजधानी है? सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, दमिश्क राइट ऑप्शन होगा ना। ठीक है, उलुप्पो, होम्स तथा हमा क्या ये सीरिया के नगर हैं। ठीक है, उलुप्पो भी नगर है, होम्स और हमा ये नगर है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, सीरिया की राजधानी साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, दमिश्क काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, क्यात राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यात मुद्रा क्या है? म्यांमार की है, और स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। ये है आपकी स्वीडन की मुद्रा, अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगी आपकी स्वीडन की मुद्रा। रियाल के बारे में सबने सुना है, रियाल तो आपके अरब खाड़ी देश में है, यानी सऊदी अरब में है। ठीक है, नायरा की बात करें तो साथियों नायरा के बताना, नायरा की मुद्रा किस देश की है? ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ए के साथ रहेगा, म्यांमार में क्या है? क्यात मुद्रा के नाम से प्रचलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए यहाँ पे अफ्रीका जो आबादी वाला देश है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में अल्जीरिया तो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आबादी वाला देश, तो यहाँ पे नाइजीरिया राइट ऑप्शन होगा जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ठीक है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों।
तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। देखिए नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है साथियों। कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, ये ध्यान देना। ये आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली नदी जैसे आपके यहाँ पे देखिए कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी, ये नदियां क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये तीनों कहाँ पे गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ये ध्यान देना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे डेट याद रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिएगा। 1972 में शिमला समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए के साथ ही रहेंगे युग्मज। देखिए यहाँ पे युग्मज। अगर हम बात करें तो जो जीवित प्राणियों में है साथियों, निषेचन के दौरान जब नर तथा मादा क्या है कि ये गैमेट संलेपित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, तो इसे युग्मनज कहते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलिएगा। वर्ण क्या है साथियों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको भी नोट कर लेना। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अपना सुझाव जरूर देना फ्रेंड। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति, ये तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है आपका। और वर्तनी के हिसाब से ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट, प्रकाशित, स्पष्ट करना, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा प्रकट, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता प्रकट, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, आप इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, उज्ज्वल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी वाला है और जिसका अर्थ है निर्मल, ठीक है, निर्मल यानी साफ, प्रकाशमान, श्वेत, दीप्तिमान, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। सो इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल, ओके। ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं निम्न में से कौन सा वर्ड तालब और नासिक है, ठीक है, यानी तालब और नासिक है। समझ रहे हैं ये क्वेश्चन आप? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ठीक है, यानी ओठ से नहीं निकलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, जब भी आप टा बोलेंगे तो ये आपके ओठ से नहीं निकलेंगे, ठीक है। जो दोनों ओठों से निकल रहे हैं उसमें आपके जैसे पा, फा, भा, ये हो गया, साथ में आपने सुना होगा बा, ठीक। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए के साथ रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है, वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी के साथ चल देंगे। बहुत, बहुत क्या है? ये प्रविशेषण है। देखिए प्रविशेषण है क्योंकि ये मधुर यानी अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बहुत यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है,
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ना भी किसी से संबंध है और ना ही निश्चयवाचक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन पदबंध का भेद नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलेगा, अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, बहाव यानी बहना। ठीक है, बहना एक क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा यानी बहाव को निर्मित किया गया है। ठीक है, और अगर तीनों शब्द के बारे में बात करें तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका बहाव होगा। ऑप्शन बी के साथ रहेगा। यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, अत्यंत राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए अत्यंत यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूछना का क्रिया भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपसे पूछना के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पूजा पाठ। ठीक है, क्यों, वो सामग्री जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है या वह झोली या पात्र जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा जो होगी वो पूजापा होगी। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे जलन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी के साथ रहिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर लेना साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो साथियों यहाँ पे श्रीमती नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, कुछ प्रणाली वाचक संज्ञा जैसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराने पर भी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मछली, छिपकली, तितली, कोयला। ठीक है, कोयल, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक करना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए, राशि क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव रूप हो जाएगा राशि। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अहीर का तत्सम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलिएगा, अभीर राइट ऑप्शन होगा। देखिए अभीर, ठीक है, अहीर यहाँ पे पूछ रहा है अहीर, अहीर का मतलब समझ रहे हैं आपने। ठीक है, प्लस यहाँ पे कभी कभी पूछता है ग्वाला, इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछता है गोप। ठीक है, गोप, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इसको आप नोट कर लेना साथियों। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है तो दूसरा अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पत्र और चिट्ठी। ठीक है, पत्र और चिट्ठी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आवरण। आवरण सही है क्योंकि पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कई शब्द हैं जैसे पत्ता, बाण, रथ को और शंख। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों ये बताना है आपको परिभाषा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा परिभाषा।
चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए परिभाषा में परि उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, परि उपसर्ग लगा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे बताना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आओ होगा, ठीक है। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बहाव में साथियों आओ प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी को यहाँ पे क्लियर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अति आवश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, अति आवश्यक, ये अति आवश्यक का सही संधि विच्छेद होगा। और ये तीनों क्या है, ये यहाँ पे तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। अगर ये पूछे यहाँ पे कौन सी संधि साथियों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे बताना ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है, ये हो जाएगी आपकी यड़ संधि, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से नायक में कौन सी संधि होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहेगा, देखिए अयादि संधि, नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि होगी, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। चलिए यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज, इसके बारे में बात करें तो क्या है, वह जिनके चार भुजाएं हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिनके साथियों चार भुजाएं हैं, ठीक है, चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, ठीक है। चतुर्भुज अर्थात विष्णु। यहाँ देखिए बहुब्रीहि समास, अगर समास के बारे में बात करें तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास होगा, जिनके चार भुजाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और हाँ, किस स्टेट से हैं आप, किस स्टेट से हैं और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। वो शब्द साथियों कौन सा है, सुख और दुख। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी द्वंद्व समास है, ठीक है। यहाँ पे द्वंद्व समास है, सुख दुख में कौन सा समास है साथियों, यहाँ पे सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको भी नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें, वह टका सा उत्तर देता है, ठीक है, ये ऑप्शन तो क्लियर है, सही है। वह टका सा प्रश्न करता है, ये गलत होगा साथियों। वह टका सा जवाब देता है, ये भी गलत होगा, और ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो साथियों ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, आप इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। टका सा जवाब यानी ये मुहावरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ठीक है। कितने, 8 भेद होते हैं, ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए हम बताना है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अमर, ठीक है। और इसके और हैं देव भी देवता शब्द के पर्यायवाची है, सार्व में सुर, ये भी होगा। साथ में पूछा जाता है निर्चर, ठीक है, निर्चर भी हो जाएगा, और हो जाएगा साथियों आदित्य, ठीक है साथियों। आदित्य भी क्या है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। चलिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अपसरण, ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपसरण होगा।
अभिसरण का अर्थ होता है सम्मुख या गमन, ठीक है, अतः इसका विलोम क्या होगा, अपसरण हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉक करना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आयु में जो बड़ा व्यक्ति है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए साथियों हो जाएगा ज्येष्ठ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, वो जो अंडे से उत्पन्न होता है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंडज हो जाएगा, ठीक है, अंडज हो जाएगा। ये देखिए एक चीज और पूछता है साथियों, पसीने, ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, होने वाला के लिए एक शब्द, तो ये हो जाएगा स्वेदज, ठीक है, स्वेदज हो जाएगा। और एक पूछता है जो दोबारा जन्म ले, जो दोबारा, ठीक है साथियों, दोबारा जन्म लेता है, ओके, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्विज, यानी दो बार। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकलाना, यानी किसी को धोखा देना, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही होगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए अपनी बात मनवाना ये भी गलत होगा, दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी के साथ चलते, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, अपना काम बन जाए यानी अपना उल्लू सीधा हो जाए, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है नमक हलाल होने का अर्थ होगा। देखिए साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, कृतज्ञ होना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्या है, जैसे कुत्ते ने मालिक के लिए अपनी जान देकर नमक हलाल कर दिया, यानी उसने क्या है नमक खाया तो नमक का फल अदा कर दिया, उसे कहेंगे कृतज्ञ। ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा और इसी को नोट कर लेना साथियों। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, श्रृंगार रस राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, श्रृंगार रस को कहा जाता है और इसे रासिक राज अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रसों का राजा, रसों का राजा भी कहा जाता है किसको, श्रृंगार रस को। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके हिंदी से ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में इसको लिखा गया है और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। डेट पूछता है तो ये 1574 में, ठीक है, 1574 में किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा था, ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लेना, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए के साथ रहिएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ACDF MOPR TVWY, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ACDF अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे साथियों +2 उसके बाद +1 और फिर +2 का गैप है, ठीक है। ACDF के बारे में ABC, B के बाद C आ गया, ठीक है, C के बाद D आ गया यानी +1 का और D के बाद DEF आ गया यानी +2 का गैप है। ठीक इसी तरीके से MOPR को निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे यही कहानी होगी, +2 और +1 और +2, ठीक है, इतने यानी 2 का गैप है और इसके बाद 1 का गैप है, फिर आपका 2 का गैप है। TVWY को निकाल लें, इसको अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे साथियों +2 का गैप हो जाएगा, +1 का गैप है और +2 का गैप है, ठीक है। अगर हम बात करें
इसी प्रकार अगर हमें निकालना है तो नेक्स्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों PRSU। कभी कभी हम जितने भी ऑप्शन रहते हैं उन ऑप्शन को रखकर देख लेते हैं, तभी हमारा आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अलग से इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बता देंगे। ठीक है, आप वहां से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देखिए 5, 30, 7 और यहाँ पे बताना है आपको कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए 5 को अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, ठीक है, +5 करते हैं, 5 25 +5 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। इसी तरीके से हम 7 का स्क्वायर कर दें +7 कर दें तो हो जाएगा 7 7 49 +7 ये हो जाएगा आपका 56। कितना आएगा 56। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा निकलकर साथियों वो आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे विषम शब्द आपको बताना है। देखिए लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, तांबा। देखिए लकड़ी क्या है, ये विषम शब्द है। ठीक है, लकड़ी छोड़ दें, लकड़ी ये क्या है विषम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सा है। यहाँ पे साथियों विषम शब्द बताना है। देखिए अगर हम बात करें तो 34 को अगर हम छोड़ दें तो सभी 3 से क्या है विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी क्या है, ये विषम संख्या होगी। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी ही यहाँ पे विषम संख्या होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ थे आपके कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए थे। साथ में हम आपको 2 वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिंक में आपको एक चैनल मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। जो भी बच्चे स्टडी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाके भी स्टडी कर सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और हाँ आप बताइएगा, आप लाइक करिएगा, आपका एक लाइक हमारे मनोबल को ऊंचा करता है, जिससे हम और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके देना कि और क्वेश्चन सही है या और क्वेश्चन टफ लाएं या फिर इजी क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।